इसलिए सफरिंग जो करने आती है उनके साथ वो कर नहीं पाती है, इसलिए लेसन्स कंटिन्यू होते हैं, सफरिंग के फेजेस कंटिन्यू होते हैं, सफरिंग की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और फिर लोग पहुंच जाते हैं नॉकआउट राउंड्स में। तो क्या सृष्टि ने हमारे लिए अपने लेसन्स को लर्न करने का और उस कोर ट्रूथ को जानने का एक ही रास्ता बनाया है, सफरिंग का रास्ता? ऐसे में जो माया का रूल होता है हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर एक ईगो का पर्दा चढ़ा होता है, जिसे कई रिलीजन्स में डेविल के नाम से भी बुलाया जाता है, सेटन के नाम से भी बुलाया जाता है, उसका जो होल्ड होता है हमारे अकॉर्डिंग सफरिंग में ऐसा क्या है, अगर हम सफरिंग को अपने आप से देखें, जो इंसान को जो प्योर नेचर है उसका, जो लाइट फील्ड नेचर है उससे मिलाता है, उसके करीब ले जाता है। अगर सफरिंग ही सबसे बड़ा रास्ता है अपने लेसन्स को सीखने का और सफरिंग के मिलने का एक ही पर्पस है कि हम अपने लेसन सीख सके, तो फिर इतने कम लोग क्यों नजर आ रहे हैं अपने लेसन सीखते हुए, और सफरिंग जो है वो कंटिन्यूस लेवल पे क्यों चले जा रही है, क्यों कम नहीं हो रही है? क्यों? दुनिया में जो भी मनुष्य पैदा हुआ है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एक ही सच है, सफरिंग। हर वो इंसान जो इस धरती पर एक बार आ गया, ये तो तय है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी तरह की ज़िंदगी बिताता हो, किसी भी तरह का लाइफस्टाइल गुजारता हो, किसी भी तरह की सोशो इकोनॉमिक कल्चरल रियलिटी में रहता हो, उसको सफरिंग किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से मिलेगी ही मिलेगी, किसी ना किसी समय पर अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा या फिर कम। बुद्धिज़्म में अगर एक शब्द का शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और जो शब्द शायद सभी ने सुना हुआ है लगभग, वो है दुखा, यानी कि सफरिंग। अगर संसार में आए हैं या संसारा में आए हैं जैसे कि बुद्धिज़्म में कहा जाता है, तो दुखा तो मिलेगा ही मिलेगा, बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन उसका कोर मीनिंग यही होता है, किसी भी तरह की वो स्टेट जिसमें इटर्नल जॉय, इटर्नल हैप्पीनेस नहीं है, किसी भी तरह की मेंटल, इमोशनल, फिजिकल डिस्ट्रेस। तो क्यों तय है हम सभी के लिए कि हमें दुखा किसी ना किसी तरह से मिलेगा ही मिलेगा? क्या सृष्टि को, जो इनफाइनाइटली अनकंडीशनली लविंग है, मज़ा आता है हमें दुख देने में, हमारे साथ इस तरह की अटखेलियां करने में? नहीं। उस दुख का सिर्फ एक पर्पस होता है कि हम अपने लेसन्स लर्न कर सकें, हम इवॉल्व हो सकें और हम उस सच को पा सकें, उस लेवल पर पहुंच सकें जो हमारी सोल को तो याद है, सोल कॉन्शियसनेस के लेवल पे हमें पता है, लेकिन जो हम जन्म लेने के बाद इस रेल्म की वाइब्रेशन पे भूल चुके हैं। ये सफरिंग, ये दुख हमें प्रॉम्प्ट करने आता है, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने आता है, जो हमें हमारे लेसन सिखा सके। हम जिस स्तर पे हैं, जिस वाइब्रेशनल स्टेट पे हैं, उसे हमें ऊपर की स्टेट पे ले जा सके, हमारे लेसन्स जो है उन्हें क्रॉस करवा सके, हमारी जो ये बुद्धि बंद है, जो वेल है, जो ब्लाइंड फोल्ड है, उसे हटा सके, हमें सत्य का जो डायरेक्ट अनुभव है वो हो सके, और ये बहुत फेजेस में होता है। तो सफरिंग इसलिए आती जाती है और उसकी कोशिश यही होती है कि किसी तरह से हमारी आंखें खुल जाए और उससे हमारी बेहतरी हो सके, हमारी एवोल्यूशन हो सके, जो इस सारी सृष्टि के माया जाल के पीछे का पर्पस भी है उसे समझ सकें और इसका अनुभव इस अवस्था में भी कर सके। अब आप में से कुछ लोगों के जहन में ये बहुत ही करेक्ट प्रश्न आ सकता है कि अगर सफरिंग का ये पर्पस नहीं है कि हमें एक्चुअली तंग करना है, और सफरिंग का यही पर्पस है कि हम इवॉल्व हो सकें, और सफरिंग बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, तो फिर इतने सारे लोग तो दुनिया में सफ़र कर ही रहे हैं, सफरिंग तो हमें दिख ही रही होती है, तो फिर इतने कम लोग, और इंक्लूडिंग शायद हम भी, इवॉल्व क्यों नहीं हो पाते हैं? सैकड़ों सालों बाद भी क्यों, इतने ईयर्स बाद भी क्यों, शायद इतने साइकिल्स जो अर्थ ने लिए हैं उसके बाद भी सफरिंग कंटिन्यू होती जा रही है, और रिलेटिव स्केल पे इतने कम लोग एक्चुअली दिख रहे हैं कि जिन्होंने अपने लेसन्स शायद पार किए हैं या जो बेहतर हुए हैं। सफरिंग इतना बड़ा ट्रूथ क्यों है अभी तक? अगर सफरिंग एक कैटलिस्ट की तरह आती है, तो फिर वो कैटलिस्ट का जो पर्पस है वो पर्पस पूरा क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका सबसे पहला और सबसे आसान और सरल जवाब, थियोरेटिकली या फिर शायद स्क्रिप्चुरली रिलीजियस किताबें पढ़ के उन्हें ये पता तो होता है कि दुख मिलना इस धरती की रियलिटी है, लेकिन एप्लीकेशनल तरीके से मेंटली, स्पिरिचुअली और अपनी रियलिटी में वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जब उन्हें एक्चुअली सफरिंग मिलती है वो उससे ठीक से डील नहीं कर पाते हैं, और उनके सारे जो इम्पल्सेस होते हैं, सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, सारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वो इसी तरफ फोकस्ड होते हैं कि कितनी जल्दी वो इस दुख को, इस सफरिंग को झाड़ पाए, पीछे कर पाए, उसको रेजिस्ट कर दे किसी ना किसी तरीके से। और
रेजिस्टेंस से तो कोई लेसन सीखा ही नहीं जाता है। जब तक वो इंसान उस दुख का पर्पस क्या है, उस दुख की आंखों में आंख डाल के नहीं देख पाए तो वो लेसन कहाँ से सीखेगा। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग सफरिंग से एक्चुअली सीख क्यों नहीं पाते हैं, और सफरिंग को एक्चुअली न्यूट्रली देख पाने के बजाय वो खुद ही सफरर बन जाते हैं। कहते हैं ना, टू बी द सफरर इज इन योर हैंड्स, और यही रियलिटी है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर शायद ये जन्म खत्म हो जाता है और अगले जन्म से किसी नई परिस्थिति में, किसी नई सिचुएशन में वही सिलसिला किसी और तरीके से दोबारा शुरू हो जाता है। लेसन्स वहीं से शुरू होते हैं जहाँ पिछली बार खेल खत्म हुआ था, क्योंकि जिंदगी बदली है लेकिन खेल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक दूसरा बहुत सरल लेकिन बहुत कोर बुनियादी कारण जिसकी वजह से लोग सफरिंग से सीख नहीं पाते वो ये है कि उन्हें एक्चुअली हैप्पीनेस जिसे वो ढूंढ रहे हैं मारे मारे, वो होती क्या है उसका मायने ही नहीं पता होता है, और सफरिंग एक्चुअली क्या होती है उसका मायने नहीं पता होता। तो जब तक इन दोनों टर्म्स की परिभाषा असली में क्या है उनके जहन में असली तरह से उतरती नहीं है, उन्हें ठीक से समझ नहीं आता है, तो वो इन दोनों चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में कैसे देख पाएंगे, और नहीं देख पाएंगे तो क्या लेसन सीख पाएंगे। और अगर सफरिंग से लेसन सीख ही नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली सफरिंग बढ़ती ही जाएगी या फिर रुक जाएगी, लेकिन फिर और डबल होके दोबारा से आएगी। लेकिन अब हम आते हैं थोड़ी बेटर न्यूज़ पे। आसान नहीं लेकिन बेटर न्यूज़, और वो है कि अगर सफरिंग ही एकमात्र रास्ता नहीं है इवॉल्व होने का, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने का, लाइट को रिसीव करने का, तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? जवाब है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अब गुड न्यूज़ ये है कि सफरिंग के पाथ से कंपेयर्ड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का पाथ ज़्यादा उच्चतम है। लेकिन वो लोग जो तैयार नहीं है काम करने के लिए, उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ ये है कि ये रास्ता सिर्फ उच्चतम है, आसान नहीं। तो फिर आप पूछेंगे कि अगर आसान भी नहीं है तो फिर बताने का फायदा क्या है? बताने का फायदा ये है कि इस रास्ते में आपकी सफरिंग जो एक्चुअली आप फेस करते हैं वो कम हो सकती है, वो ट्रांसम्यूट हो सकती है, और अपने लेसन्स को आप फिर भी ट्रांसेंड करते जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ऑल इन ऑल हर तरह से ये डेफिनेटली एक बेटर डील है। ऑब्वियसली अपने आप में इन दोनों में कुछ गलत नहीं है, और हर ह्यूमन बीइंग की ये सोल लेवल पर चॉइस है। अगर कोई अपने लेसन्स को लर्न करने के लिए, ट्रांसेंड होने के लिए, अपनी प्योर स्टेट से कनेक्ट होने के लिए और सफरिंग चाहता है और उस सफरिंग से डील करने को तैयार है, देखने को तैयार है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन समझने की बात यह है कि उस सफरिंग को अगर वो ठीक से इस्तेमाल करेगा भी तो भी उसे अल्टीमेटली जो लेसन मिलेगा वो एक स्पिरिचुअल नेचर का ही होगा। जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो स्पिरिचुअल लेवल की ही होगी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग स्पिरिचुअल लेवल पर ही होगी। तो फिर ये चॉइस वो पहले भी एक्सरसाइज कर सकता है अपने इग्नोरेंस की वेल हटाने के लिए। समझ सकता है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टूल यूज करना उसके हाथ में हमेशा है। लाइट या फिर रोशनी, कबाला में इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि हर वो चीज़ जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो गॉड लाइक नहीं है, जिसमें कोई भी नेगेटिविटी का ट्रेस भी नहीं है, जिसमें सारे जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं गॉड के, सृष्टि के, प्योर कॉन्शियसनेस के, वो सभी मिलते हैं। और इस स्टेट का पूर्ण आभास होना, पूर्ण एक्सपीरियंस होना, उसे लाइट बोला जाता है, जिसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ भी कम नहीं है। ये जो लाइट है यही सृष्टि की रियलिटी है, यही वो इनफाइनाइट बीइंग, यही वो प्योर कॉन्शियसनेस की रियलिटी है। तो फिर वही प्रश्न आता है दोबारा कि फिर हमें वो दिखती क्यों नहीं है, हमारी रियलिटी क्यों नहीं है वो प्योर लाइट? कबाला के अकॉर्डिंग वो इसलिए क्योंकि उस लाइट के आगे कर्टन्स हैं, जिसे हम वेल्स भी बोलते हैं, और कबाला के अकॉर्डिंग इन कर्टन्स को हटाने के दो ही तरीके हैं, और वो है अगेन सफरिंग या फिर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। अब कबाला के अकॉर्डिंग सफरिंग में ऐसा क्या है, और वो ये है कि सफरिंग हमें पर्ज करती है, हमारी जो ईगो फिल्ड नेचर होती है, जहाँ से हमारे सब अवगुण आते हैं, जहाँ से हमारे सारे विकार आते हैं, उसको कर्ब करती है। जब हमें किसी भी तरह से सफरिंग मिलती है, दुख मिलता है, चाहे वो किसी फिजिकल इलनेस के थ्रू हो, किसी मेंटल एंग्विश के थ्रू हो, किसी स्ट्रेस के थ्रू हो, किसी ग्रीफ के थ्रू हो, डिप्रेशन के थ्रू हो, या फिर किसी के बिट्रेयल के थ्रू हो, तो वो हमें मजबूर करता है अपने अंदर ही, अपने आसपास ही, अपनी ज़िंदगी की नए नज़रिए से
जिन चीज़ों के ऊपर पहले हमने नज़र नहीं डाली है उनके ऊपर हम मजबूर होते हैं नज़र डालने के लिए। हाँ, कुछ समय तक हो सकता है हम डिनायल में रहें, इसे अवॉइड करते रहें, लेकिन जब वो सफरिंग बढ़ती जाएगी या बार बार हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी तो हम किसी ना किसी तरह से अपनी वो इग्नोरेंस की जो ओरिजिनल स्टेट है उससे बाहर आने पर मजबूर होते ही हैं। आत्मविचार करने पर, इनर रिफ्लेक्शन करने पर, जो हमारे एक्शंस हैं उनकी जड़ क्या है, क्या खोया क्या पाया, किस चीज़ का महत्व था, किसका महत्व नहीं था, किसे हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जो नहीं देनी चाहिए थी, और कहाँ पर हमने दृष्टि डाली ही नहीं। अपने एक ज़िंदगी का पूरा जो मुआयना करने पर हम मजबूर हो जाते हैं। वो ईगो का होल्ड वो कम होने लगता है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। और उसके अलग होते ही हमें चीज़ें क्लैरिटी से दिखने लगती है। और इसीलिए बहुत बार सफरिंग की स्टेज में, इंटेंस सफरिंग की स्टेज में जब हम सरेंडर करने लगते हैं या चीज़ों को नई दृष्टि से देखने लगते हैं तो स्ट्रेंजली हमारे अंदर एक अलग खुशी, एक पीस आने लग जाती है, जैसे हमने कोई चीज़ छू ली है जो हमें पहले पता ही नहीं थी। एक नई फ्रीडम का एहसास। और ऑफन जब ये डीपली आने लगता है तो हम पाते हैं धीरे धीरे कि फिजिकल सर्कमस्टांसिस में भी वो सफरिंग एक्चुअली सडनली ट्रांसम्यूट हो जाती है या हट जाती है। तो सफरिंग हमारी सेल्फ ऑब्सेस्ड, ईगो ड्रिवन नेचर को हटाती है, कम करती है, और हमारी जो एक डिवाइन वाली नेचर है, जो सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं रूटेड लेकिन कंपैशन में रूटेड है, लव में रूटेड है, उसको बाहर लाता है, अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। और यही वो कारण भी है कि जब हम किसी के साथ कुछ बुरा होते देखते हैं या रोड पे कुछ एक्सीडेंट देखते हैं या सडनली कुछ कंट्री में ट्रेजेडी देखते हैं तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वर्चुअली भी या फिजिकली भी, और मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी डिज़ास्टर रिलीफ में या पैसे भेजने में, या फिर कोई क्रैश की साइट पे विक्टिम्स हो उनकी मदद करने में। उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है, जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ छोड़ के मदद करने के लिए भागे या किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं। लोगों के अंदर अगर बहुत बड़ी कुछ नेशनल या ग्लोबल लेवल पे ट्रेजेडी हुई है तो लोगों के अंदर कंपैशन आता है, सबको शॉक होता है। सब जो विक्टिम्स हैं या जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, इकट्ठे मेडिटेशंस करते हैं, या फिर फिजिकली, लॉजिस्टिकली किसी ना किसी तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सफरिंग का नेचर भी है, वो एक कैटलिस्ट बनी है कि जो लोग उससे डायरेक्टली भी कनेक्टेड नहीं है उनको भी वो किसी ना किसी तरह से टच करती है, पर्ज करती है, उनके अंदर की कुछ अच्छी डिवाइन क्वालिटीज़ बाहर लाती है। और सबसे बड़ी बात, सफरिंग ही वो वेकअप कॉल होती है जो स्पेशली उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने इस जिंदगी की सुपरफिशियल रियलिटीज़ को, और खासकर वो रियलिटीज़ जो उन्हें न्यूज़ पे दिखाई जाती है, उसको अपनी दुनिया बना लिया होता है, उसको ही अपने जीवन का सच मान लिया होता है। जो सारी ज़िंदगी अपने देखने, सोचने, समझने की क्षमता को एक्चुअली ब्लॉक करके और अपनी आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड करके निकाल देते हैं, चाहे उन्होंने ज़िंदगी में कितनी भी तरक्की की हो, कितना भी पैसा कमाया हो, कितनी भी सो कॉल्ड नॉलेज या डिग्रीज गेन की हो। सफरिंग ही वो वेकअप कॉल है जो उन्हें बताने आता है कि नहीं, ये सब सत्य नहीं है, और इन सब के बेसिस पर अपने आप को किसी पेडेस्टल पर मत चढ़ा दो। इनके नीचे क्या है, सच को जानो, तभी इन चीज़ों का भी मायने समझ पाओगे, तभी इन चीज़ों को भी तुम एक्चुअली ठीक से और खुशी से एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। लेकिन फिर हम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इस सफरिंग से जो लोगों को लेसन्स मिलते हैं या मिलने चाहिए वो लास्टिंग क्यों नहीं होते। ये कंपैशन की स्टेट, ये लर्निंग की स्टेट, ये चीज़ों को क्लैरिटी से देख पाने की, समझ पाने की स्टेट लास्टिंग क्यों नहीं होती है। और इसका यही रीज़न है कि वो इतनी डीप अभी नहीं गई होती, वो टेम्पररी होती है। उस टेम्पररी स्टेज से उनके अंदर वो इमोशंस तो जनरेट होते हैं, लेकिन ईगो का होल्ड क्योंकि इतना ज़्यादा रॉक सॉलिड स्ट्रॉन्ग होता है, स्पेशली जब इंसान ने उस ईगो को हटाने के लिए अपनी ज़िंदगी में काम नहीं किया, कि वो ईगो वापस आ जाती है और अपने क्लॉज के साथ उस इंसान को, उसके व्यक्तित्व को फिर से पकड़ लेती है, और ज़िंदगी पहले जैसे चल रही थी वैसे ही चलना शुरू हो जाती है। सेम थॉट पैटर्न, सेम बिलीव, सेम एट्रीब्यूट्स। और इसीलिए कबाला के अकॉर्डिंग भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ही वो अल्टीमेट रास्ता है जो हमें कम से कम सफरिंग देने के बावजूद भी हमें अल्टीमेट गोल तक आसानी से पहुंचा सकता है। और अल्टीमेट गोल क्या है?
दी लाइट, अल्टीमेट हैप्पीनेस, जिसके बहुत सारे अंश हम इस धरती पर रहते हुए भी महसूस करने की काबिलियत रखते हैं। चाहे वो हमारे लाइट फील्ड प्रोफेशन में हो, हमारी बरकत में हो, वो बरकत में जिसमें असली में हमारा पैसा हमारे काम आता है, हमारे लिए दुख जनरेट नहीं करता है, हमारी बॉडी में डिजीज से ज़्यादा हेल्थ और वेलबींग की नेचुरल कैपेसिटी बढ़ती जाती है, हमारे रिश्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग आती जाती है। जो लोग हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे लिए हीलिंग है, हमारी वाइब्रेशन के लिए ठीक है, ऐसे लोगों की संगत हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जाती है। जो हमारे लिए सही नहीं है, ऐसे लोगों की, ऐसे सर्कमस्टांसिस की, ऐसी एनर्जीज की प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी से कम होती जाती है, अपने आप घटती जाती है। तो बहुत तरह से हमें वो लाइट के होने का अपनी ज़िंदगी में एहसास होता जाता है। हम ज़्यादा तरीके से हर सर्कमस्टांस में, हर सिचुएशन में, लाइफ के हर फेज़ में एक प्रेजेंस फील करते हैं, हम ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं, हम ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, हम मेंटली ज़्यादा पीस फील करते हैं, हम रात को चैन की नींद सोते हैं, हम ज़्यादा आसानी से भी सोते हैं। तो बहुत तरह से हम उस लाइट को एक्सेस करने की क्षमता इसी ज़िंदगी में भी रख पाते हैं अगर हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का पाथ एक्सेस करते हैं। दुख मानव जीवन का सत्य है, इस बात को तो हम समझते हैं, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो समझते ही हैं सारे। लेकिन जो लेसन्स हम सफरिंग में मुश्किल से सीखेंगे, ज़्यादा तड़प तड़प के सीखेंगे, ज़्यादा ठोकरें खाकर सीखेंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वो लेसन्स हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की गाड़ी पकड़ के, उसका टूल अपना के ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा पीसफुली सीख सकते हैं। चॉइस हमारी ही है इन एवरी मोमेंट। अगर किसी इम्पॉर्टेंट लेसन को, किसी इम्पॉर्टेंट सोल अंडरस्टैंडिंग को कोई इंसान फिर भी देखने को, समझने को तैयार हो ही नहीं रहा, तो सफरिंग के और बहुत सारे राउंड्स आते जाएंगे एक ही चीज़ को सिखाने के लिए। लेकिन अगर उसने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो लेसन को ट्रांसम्यूट कर लिया, या देख लिया, या समझ लिया, क्लैरिटी पा ली, तो वो बहुत सारे राउंड्स अपने आप हट जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, किसी ने हाल ही में कमेंट किया था किसी नार्सिसिज्म वाले मेरे वीडियो पे कि मुझे किसी से प्यार है और वो इंसान बेहद नार्सिसिस्टिक है, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसे इंसान को आप क्या सही जवाब देंगे? ऑब्वियसली उसे मालूम है कि इस रास्ते में पेन ही पेन है, लेकिन फिर भी वो डिनायल में खुद को रखना चाहता है कि शायद ये पेन से वो बचते बचाते निकल सके, लेकिन जो पेन का रूट कॉज है वो देखने के लिए वो तैयार नहीं है। शायद जान लगा लगा कर किसी ना किसी तरीके से वो इस रिलेशनशिप को आगे भी ले जाते जाएं, लेकिन सफरिंग तो फिर भी आती ही रहेगी कहीं ना कहीं, और नॉकआउट राउंड तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन ये इंसान विल पावर लगाकर इस वक्त वो अपनी इस डिज़ायर को थोड़ा दूर होके, डिटैच होके देख सकता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की चॉइस को अपना सकता है, लेकिन वो नहीं अपनाएगा। वो सफरिंग का रास्ता चूज करेगा, क्योंकि उस सफरिंग के रास्ते में उसे हैप्पीनेस का इल्यूजन दिख रहा है, और यही है एक्चुअली उसके सफरिंग के बढ़ने का कारण। इस वक्त उसे सिर्फ अपनी डिज़ायर का ऑब्जेक्ट चाहिए। वो ये देख ही नहीं पा रहा कि पहले तो गलत चीज़ के लिए डिज़ायर, और फिर उस डिज़ायर के प्रति उसकी इग्नोरेंस ही उसकी सफरिंग का कॉज है, और आगे चल के और ज़्यादा सफरिंग का कॉज बने। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमें विल पावर लगानी पड़ती है, हमें डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, हमें कमिटमेंट शोकेस करनी पड़ती है, हमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमें डीप जाना पड़ता है, हमें तह के बाद तह जो इल्यूजन की है, जो झूठ की है, वो हटानी पड़ती है। और बहुत बार ये इजी नहीं होता, ये बहुत अनप्लेजेंट और डिस्कम्फर्टिंग काम भी होता है, इससे पहले कि आसान लगने लगे। लेकिन अगर सफरिंग जो इतनी इंक्रीजिंग मेजर में आपकी ज़िंदगी में आती है, इमोशनल बॉन्ड्स में, फाइनेंशियल सिचुएशंस में, वो कम करनी है, तो फिर एकमात्र तरीका यही है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में ही अपना वो सारा एफर्ट और अपनी एनर्जी लगाएं, जो एफर्ट और एनर्जी आप फिर उस सफरिंग से डील करने में या उसे दूर करने में लगाएंगे। तो प्रोएक्टिव हो जाना ही हर तरह से एक बेहतर सोल्यूशन है। यही कारण भी है कि बहुत सारे लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल सोल्यूशंस के पीछे लड़ रहे होते हैं या आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि स्पिरिचुअल सोल्यूशन से ज़िंदगी थोड़ी ना चल रही होती है, वो अपने लिए और ज़्यादा सफरिंग का ही रास्ता क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी वो उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं है कि वो जान सके, समझ सके कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से उनकी ही सफरिंग को ट्रांसम्यूट करने का एक ज़्यादा आसान
रास्ता है। जब तक वो ये बात नहीं समझेंगे, वो अपनी सफरिंग को और सफरिंग क्रिएट करके ही सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और उसको जस्टिफाई भी करते रहेंगे। दुख, सफरिंग जिंदगी की सर्टेनिटी है, ऐसा बुद्धा ने जरूर कहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बुद्धा ने यह भी साथ में कहा है कि इस सफरिंग का अंत कर देना भी हमारे हाथ में है, और वो रास्ता भी बुद्धा ने दिखाया है। ऑल आई टीच इज सफरिंग एंड द एंड ऑफ सफरिंग। पहला सत्य तो लोग याद करते हैं, लेकिन दूसरा सत्य भी है, वो भूल जाते हैं। वियतनामीज मंक थित नट हन, जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर बेहद कंपैशन का प्रचार किया, जिन्हें बेहद प्यार और रिस्पेक्ट मिली सारी दुनिया से, उनका यही कहना था कि सफरिंग से मत डरो, लेकिन सफरिंग से डील करना नहीं आता तुम्हें, उससे डरो, क्योंकि सच भी यही है। When you know how to suffer, you suffer less.